इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम कुषाणों की बात करेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर वीसी पांडेय। मित्रों, कुषाणों के क्रम में अब तक हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि कुषाण किस रास्ते से भारत आए। हमने दो शासकों की बात की, कुजुल कैडेफिसेज और विम कैडेफिसेज की। विम कैडेफिसेज का शासन 78 ईस्वी के पहले ही खत्म हो गया था। कुछ मुद्राओं पर सोटर मेगस नामक एक कुषाण शासक का नाम अंकित है। यह कौन था? अन्य कुषाण नरेशों के साथ इसका क्या संबंध था? किस परिस्थिति में इसका उदय हुआ और किस परिस्थिति में इसका अंत हुआ? ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर अभी तक कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता। भिन्न भिन्न विद्वानों ने सोटर मेगस का समीकरण भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ किया है। बैकोफर आदि कुछ विद्वानों का मत है कि विम कैडेफिसेज और सोटर मेगस दोनों की मुद्राएं काबुल घाटी से लेकर उत्तर प्रदेश तक पाई जाती हैं। दोनों की मुद्राएं एक जैसी हैं और उन पर अंकित उपाधियां भी एक जैसी हैं। अतः विम कैडेफिसेज और सोटर मेगस दोनों एक ही व्यक्ति थे। वास्तव में सोटर मेगस विम कैडेफिसेज की उपाधि थी, लेकिन इस मत के विरोध में कहा जा सकता है कि यदि विम कैडेफिसेज और सोटर मेगस एक ही व्यक्ति के नाम थे तो विम की मुद्राओं पर सोटर मेगस की उपाधि क्यों नहीं मिलती? विम कैडेफिसेज ने स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण कराया था। क्या कारण है कि सोटर मेगस की मुद्राएं तांबे की मिली हैं? स्टेनकोनो और लोहाइजन के मतानुसार सोटर मेगस विम कैडेफिसेज का गवर्नर था। अपने मत की पुष्टि में वे हाउ हान शू नामक ग्रंथ का उल्लेख करते हैं, जिसमें कहा गया है कि विम ने अपने अधीन भारतीय प्रदेशों पर शासन करने के लिए एक गवर्नर रखा था। यह गवर्नर सोटर मेगस ही था। लेकिन कहा जाना चाहिए कि एक अधीन गवर्नर स्वतंत्र रूप से अपनी मुद्राएं कैसे चला सकता है? इन मुद्राओं पर उसके स्वामी का भी कोई उल्लेख नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार सोटर मेगस प्रारंभ में विम कैडेफिसेज का गवर्नर था। बाद में उसने अपने स्वामी के विरुद्ध अपनी आजादी घोषित कर दी। 136 ईस्वी के तक्षशिला अभिलेख में उल्लिखित महरजस रजति रजस देवपुत्रस कुशनस का समीकरण इसी सोटर मेगस के साथ करना चाहिए। स्वतंत्र शासक के रूप में इसने अपनी तांबे की मुद्राएं भी चलाई। यदि सोटर मेगस को विम का गवर्नर मान लिया जाए तो इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने विम के विरुद्ध संघर्ष करके अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। तक्षशिला अभिलेख में सोटर मेगस का नाम नहीं है। अतः महरजस रजति रजस देवपुत्रस कुशनस का समीकरण सोटर मेगस के साथ करना नितांत काल्पनिक है। सोटर मेगस आज भी इतिहास की एक पहेली है। मार्शल का मत है कि विम कैडेफिसेज की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य में कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। इस काल में ही एक अथवा अनेक गवर्नरों ने सोटर मेगस के नाम से भारत में राज्य किया। विम कैडेफिसेज के लगभग 20 वर्ष बाद कनिष्क प्रथम का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कनिष्क और विम के बीच में क्या संबंध था।
स्टेन कोनो का मत है कि विम यूचियों की बड़ी शाखा से था और कनिष्क छोटी शाखा से था, लेकिन यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि चीनी ग्रंथों में कनिष्क को यूचियों की बड़ी शाखा का राजा बताया गया है। यही नहीं, कनिष्क के वंशज वासुदेव को भी बड़ी शाखा का बताया गया है। कुछ विद्वान कनिष्क को विम का गवर्नर मानते हैं जिसने अपने स्वामी की मृत्यु के बाद उसका राज्य संभाला। इसके विरुद्ध कुछ अन्य विद्वान कनिष्क को विम का वंशज मानते हैं। इस मत के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि मथुरा के देवकुल में विम और कनिष्क दोनों की मूर्तियां मिली है, अतः संभव है कि दोनों एक ही वंश के हों। जहां तक कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि का प्रश्न है, विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। कैनेडी और फ्लीट कनिष्क को ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में रखते हैं। वे कहते हैं कि कनिष्क ने 58 ईसा पूर्व में चौथी बौद्ध संगीति की थी और इसी उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिम के स्थलीय मार्गों से चीन और भारत में रेशम का व्यापार होता था। इस व्यापार से जो प्रचुर सोना प्राप्त हुआ, उसी से कनिष्क ने अपनी मुद्राएं बनवाई। वेनसांग का कथन है कि महात्मा बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि मेरे निर्वाण के 400 साल बाद कनिष्क नाम का एक राजा होगा, लेकिन इन तर्कों में कोई बल नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में कनिष्क के बौद्ध होने और चौथी संगीति करने के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन यह उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि उसने इस अवसर पर कोई नवीन संवत चलाया था। अश्वघोष ने चौथी बौद्ध संगीति में प्रमुख रूप से भाग लिया था, किंतु वह भी अपने किसी भी ग्रंथ में संवत स्थापना का उल्लेख नहीं करता। चीन और भारत के बीच होने वाला रेशम का व्यापार कनिष्क के होने से बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था। अर्थशास्त्र में भी इस व्यापार का उल्लेख है। पेरीप्लस से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में सोना ईसा की पहली शताब्दी में आया था, ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में नहीं आया था। वेनसांग का कथन तिथि के विषय में विश्वास करने योग्य नहीं है। फ्लीट महोदय ने भी कनिष्क की सिंहासनारोहण तिथि 58 ईसा पूर्व की निश्चित की है। फ्लीट महोदय ने भी कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि 58 ईसा पूर्व निश्चित की है। उनका मत है कि कुषाण वंश में कनिष्क पहले हुआ और दोनों कडेफिसेज उसके बाद हुए। इस विधि से फ्लीट महोदय ने कनिष्क को पीछे धकेलकर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में रख दिया, इसलिए उनका मत असंगत प्रतीत होता है। हम जानते हैं कि कैडेफिसेज प्रथम की मुद्राएं तांबे की हैं और कैडेफिसेज द्वितीय तथा कनिष्क की मुद्राएं सोने की हैं। कुषाण राज्य में समृद्धि वृद्धि के साथ मुद्राओं का विकास तांबे से सोने की ओर हुआ। अतः यदि हम यह मान लें कि कनिष्क पहले हुआ और कैडेफिसेज प्रथम बाद में, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि कुषाण वंश ने पहले सोने की मुद्राएं चलाई थी, तत्पश्चात उन्हें बंद करके तांबे की मुद्राएं चलाई और बाद में सोने की। लेकिन यह क्रम अस्वाभाविक है। रैप्सन महोदय का कहना है कि अनेक स्थानों पर कनिष्क की मुद्राएं कैडेफिसेज द्वितीय की मुद्राओं के साथ पाई जाती हैं, कैडेफिसेज प्रथम की मुद्राओं के साथ नहीं पाई जाती। अतः कनिष्क किसी भी प्रकार से कैडेफिसेज प्रथम का पूर्वगामी नहीं हो सकता। तक्षशिला में मार्शल महोदय ने खुदाई के दौरान कनिष्क के काल की मुद्राएं और दूसरी सामग्री हासिल की थी। ये मुद्राएं और सामग्री दोनों कैडेफिसेज के काल के बाद की है, अतः कनिष्क को दोनों कैडेफिसेज के बाद ही समझना चाहिए।
एलन महोदय का कथन है कि कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं रोमन सम्राट हाइटस की मुद्राओं से मिलती जुलती हैं। हाइटस ने शासन किया था 79 से लेकर 81 ईस्वी तक। अतः कनिष्क ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में नहीं रखा जा सकता। प्रकट होता है कि 58 ईसा पूर्व में कनिष्क का राज्यारोहण नहीं हो सकता था। मार्शल, स्टेनकोचो और स्मिथ नामक विद्वानों ने 125 ईस्वी को कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि माना है। गिर्शमन और बी.एन. पुरी कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि 144 ईस्वी बताते हैं। कनिष्क ने लगभग 45 वर्ष तक शासन किया, या कुछ विद्वान कहते हैं कि 23 वर्ष तक शासन किया, इसलिए उसका राज्य 107 ईस्वी तक रहा। हम जानते हैं कि सिंधु सौवीर कनिष्क के राज्य में था, परंतु सुई बिहार अभिलेख से प्रकट होता है कि 150 ईस्वी में सिंधु सौवीर में महाक्षत्रप रुद्रदामन का अधिकार था। यदि हम कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि 125 ईस्वी माने तो कनिष्क की तिथियां 1 से 23 तक, वाशिष्क की 24 से 28 तक, हुविष्क की 28 से 60 तक और वासुदेव की 61 से 98 तक मिलती हैं। इसी क्रम से यह प्रकट होता है कि ये तिथियां किसी संवत की तिथियां हैं जिसकी स्थापना कनिष्क ने की थी, परंतु ईसा की दूसरी शताब्दी में किसी भी संवत की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 125 ईस्वी नहीं हो सकती। जो लोग इस तिथि को 144 ईस्वी मानते हैं, उनका कहना है कि कनिष्क की सुई बिहार की विजय रुद्रदामन प्रथम की मृत्यु यानी 150 ईस्वी के बाद हुई थी। सुई बिहार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम के शासन के 11वें वर्ष का है, अतः इसकी विजय कनिष्क ने 155 ईस्वी में की थी। लेकिन यह तर्क इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि रुद्रदामन प्रथम के उत्तराधिकारी दामगसद और जीवदामन प्रथम दोनों ही महाक्षत्रप थे, और इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि सुई बिहार प्रदेश उनके अधिकार से निकल गया था। पुनः कुषाण शासन के 61 और 66 वर्षों के बीच उनका कोई लेख प्राप्त नहीं होता, अतः अनुमान किया जा सकता है कि इस काल में कुषाणों पर कोई संकट आया होगा। यह संकट रुद्रदामन की विजय के परिणाम स्वरूप आया होगा। जो लोग 144 ईस्वी को कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि मानते हैं, उनका कहना है कि अफगानिस्तान में बेग्राम की खुदाई में वासुदेव प्रथम की मुद्राएं मिली हैं। इन विद्वानों के अनुसार बेग्राम को 240 ईस्वी और 250 ईस्वी के बीच ससेसियन नरेश शापुर प्रथम ने नष्ट कर दिया था और कुषाण शासन का अंत हो गया था। वासुदेव प्रथम ने कनिष्क के लगभग 100 वर्ष बाद तक शासन किया, अतः कनिष्क 140 और 150 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर आसीन था। लेकिन इस बात का कोई आधार नहीं है कि बेग्राम का वासुदेव प्रथम ही था, क्योंकि दोनों की मुद्राएं अलग अलग हैं। पुनः वासुदेव प्रथम का राज्य मथुरा प्रदेश के आसपास तक सीमित था, अतः वह बेग्राम का शासक नहीं हो सकता। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शापूर ने बेग्राम को नष्ट कर दिया था। वासुदेव प्रथम के बाद भी कुषाण वंश चलता रहा और उसमें कनिष्क द्वितीय, वासुदेव द्वितीय आदि राजा हुए। कनिष्क द्वितीय और वासुदेव द्वितीय। यदि कनिष्क 144 ईस्वी में शासक होता तो उसका शासन 167 ईस्वी तक चलता। इस प्रकार वह सातवाहन नरेश, वाशिष्ठ पुत्र पुलुमावी और शिवश्री सातकर्णी का समकालीन होता और उनके साथ उसका संघर्ष भी होता, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 248 ईस्वी मानी और इस मत का प्रतिपादन किया कि इसी वर्ष उसने एक नवीन संवत की स्थापना की, जो इतिहास में त्रैकूटक, कलचूरी,
चेदी संवत के नाम से विख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ, लेकिन मजूमदार का मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि के पश्चात 100वें वर्ष में वासुदेव मथुरा पर राज्य कर रहा था। अतः यदि कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि 248 ईस्वी है तो मथुरा में वासुदेव का राज्य 348 ईस्वी में था। हम जानते हैं कि 348 ईस्वी में मथुरा पर कुषाण वंश का आधिपत्य नहीं था, बल्कि उस पर तो गुप्तों का आधिपत्य था। अतः 248 ईस्वी को कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि मानना असंगत है। तिब्बती साक्ष्यों से प्रकट होता है कि कनिष्क खोतान के विजय कीर्ति का समकालीन था, परंतु विजय कीर्ति 248 ईस्वी के बहुत पहले हुआ था। चीनी त्रिपिटक से प्रकट होता है कि आन शीह काओ ने संगरक्ष के मार्ग भूमि सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। संगरक्ष कनिष्क का समकालीन था। प्रकट होता है कि कनिष्क 170 ईस्वी के पहले हुआ होगा, बाद में नहीं, क्योंकि आन शी काओ का समय 148 से लेकर 170 ईस्वी तक का है। आरसी भंडारकर ने 278 ईस्वी को कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि माना था, लेकिन जो तर्क 248 ईस्वी के माने जाने के विपक्ष में है, वे ही तर्क 278 ईस्वी के माने जाने के विपक्ष में है। टॉमस रैप्सन, राखलदास बैनर्जी, रायचौधरी आदि का मत है कि 78 ईस्वी में ही उसने राज्यारोहण किया था, लेकिन दुबरील महोदय ने इस मत को स्वीकार करते हुए कुछ तर्क दिए हैं। कैडेफिसेस प्रथम ने 50 ईस्वी के लगभग शासन किया था। अतः यदि कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि 78 ईस्वी मान लें तो कैडेफिसेस प्रथम और द्वितीय के राज्य कालों के लिए केवल 28 वर्ष रहते हैं। इस तर्क में कोई बल नहीं है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कैडेफिसेस प्रथम 50 ईस्वी में ही राज्य कर रहा था। पुनः 28 वर्ष का काल दो राजाओं के लिए बहुत कम नहीं है। हम यह जानते हैं कि कैडेफिसेस प्रथम 80 वर्ष की आयु में मरा था। स्पष्ट है कि सिंहासन पर बैठने के समय कैडेफिसेस द्वितीय की आयु काफी अधिक रही होगी। मार्शल ने तक्षशिला में चिर स्तूप अभिलेख का पता लगाया है। इसमें 136 तिथि दी हुई है। संभवतः यह तिथि विक्रमी संवत की है। अतः इस अभिलेख का निर्माण 78-79 ईस्वी में हुआ था। दुबरील महोदय का मत है कि इस अभिलेख का निर्माण कैडेफिसेस द्वितीय के समय में हुआ था, कनिष्क के समय में नहीं हुआ था। अतः कनिष्क की तिथि 78 ईस्वी नहीं हो सकती, परंतु इस तर्क में भी कोई बल नहीं है। चिर स्तूप अभिलेख में कुषाण राजा के लिए देवपुत्र उपाधि का प्रयोग किया गया है। यह उपाधि कभी भी कैडेफिसेस राजाओं ने धारण नहीं की थी। इसका प्रयोग कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों ने ही किया था। इसलिए उपर्युक्त अभिलेख कैडेफिसेस द्वितीय के समय का नहीं माना जा सकता। इन सभी बातों को देखते हुए यह मानना अधिक न्याय संगत प्रतीत होता है कि कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि 78 ईस्वी थी। चीनी साहित्य से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि कनिष्क 78 ईस्वी के लगभग ही सिंहासन पर बैठा था। कुषाण राजाओं की निम्नलिखित तिथियां उसके अभिलेखों से प्रकट होती है। कनिष्क 11 से 23, वाशिष्क 24 से 28, हुविष्क 28 से 60, वासुदेव प्रथम 64 से 98। इन तिथियों का एक क्रम है और ये किसी संवत की तिथियां हैं जिसे कनिष्क ने प्रारंभ किया था। यह 11 से 23 तक 78 ईस्वी का शक संवत है जिसे कनिष्क ने प्रयुक्त किया था। अतः वह 78 ईस्वी में ही सिंहासन पर बैठा था। रूसी विद्वानों तोल्स्ताविस्की आदि ने मध्य एशिया में हुई खुदाई में प्राप्त सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी के संवत का प्रयोग किया था। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।